हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस दूसरे चैप्टर का आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इंपॉर्टेंट सेशन जैसा हम हर चैप्टर का करते हैं, और वो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आज बातचीत करेंगे, वो सारे सवाल देखेंगे जो एक तो पहले कोशिश करेंगे कि टेक्निकल सवालों से इतर जो नॉर्मल सवाल है उनको भी देख ले, और जो महत्वपूर्ण सवाल आपके जो एनसीईआरटी के अलावा भी हैं जो आपको परीक्षा में जरूर जानने चाहिए, उसकी बातचीत आज करेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट सेशन में बने रहिए, पर इस बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आप एक बार में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड की पूरी शिक्षा 7वीं से 12वीं तक की निःशुल्क पा सकते हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और देखते हैं कि जो उपभोक्ता व्यवहार का पूरा ये सिद्धांत है सब चैप्टर नंबर 2, इसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको जानने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हर बार की तरह बहुविकल्पीय प्रश्नों से। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि उपयोगिता को मापने का जो तरीका है वो भी 2 वर्गों का है, जिसको आप कार्डिनल और ऑर्डिनल बोलते हैं। मतलब एक कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये तो है ही, साथ में उपयोगिता को कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में बांटा गया है। सीमांत उपयोगिता, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करने पर जो कुल उससे हमको यूटिलिटी या उपयोगिता मिलती है वो कुल उपयोगिता है, और एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करके जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और इसके अलावा नंबर्स में मापने की व्यवस्था, मतलब कि हम यूटिलिटी को या उपयोगिता को यूटिल्स में माप सकते हैं, या तो हम केवल मनोवैज्ञानिक रूप से जो हमें उससे आनंद आ रहा है उस पर माप सकते हैं। तो उस हिसाब से संख्यावाचक, गणनावाचक जो पूरा कार्डिनल ऑर्डिनल है उसकी बात तो हमने की ही है। तो 2 वर्गों में उपयोगिता को बांटा गया है, ठीक है। अगला सवाल है, सीमांत उपयोगिता का हास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है? डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब आप जैसे जैसे अधिकतम यूनिट्स का उपयोग करते हैं, जो हर यूनिट से मिल रही उपयोगिता है वो घटती जाती है। कुल उपयोगिता तो बढ़ती है, लेकिन हर यूनिट से, जैसे मान लीजिए आप पहली रोटी खाएंगे, उससे जो आनंद आएगा वो 5वीं रोटी में नहीं आएगा, कुछ पेट भर चुका रहेगा ना। तो इसी को उपयोगिता का हास का नियम कहते हैं। किसने दिया? प्रोफेसर मार्शल, गोशन, बोल्डिंग, इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा गोशन। पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यानी क्या होता है, देखिए, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो एमयू क्या है? घटती है, ये घटती है। उसके अलावा जब टीयू क्या होती है? अधिकतम होती है, यानी आपको पूरी संतुष्टि मिल चुकी होती है। टीयू अधिकतम तो एमयू 0, और जब टीयू गिरती है तो एमयू यानी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है या निगेटिव हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा कि जब पूर्ण संतुष्टि बिंदु होती है अधिकतम उपयोगिता वाली, तब यहां पर क्या होती है? वो 0 हो जाती है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर या उसका जो गुण है वो क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, यूटिलिटी कहलाता है, उपभोग। जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं इस पे कुछ लिखूं, और इस पेन से मैं लिख पा रहा हूं, तो मेरी इच्छा की संतुष्टि हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? उसका उपयोगिता बोलते हैं, यूटिलिटी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और उपयोगिता और उपभोग में अंतर क्या होता है? उपभोग होता है कि उपयोगिता को नष्ट कर देना, उपयोगिता को समाप्त कर देना, तो ये हो जाएगा उपभोग। जैसे मान लीजिए इस पेन का उपयोगिता क्या है कि मैं इस पे कुछ लिखूं, और लिख लिख के अगर मैं इसका रिफिल खत्म कर देता हूं तो मैंने क्या कर लिया? बेसिकली इसकी उपयोगिता को समाप्त कर दिया। सो
किसी भी काम को पूरा करने की क्षमता है, किसी भी नीड को पूरा करने की क्षमता जो होती है वो उपयोगिता कहलाती है, और उसकी क्षमता को ही खत्म समाप्त कर देना यूज करके वो कहलाता है उपभोग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? ग उपयोगिता इसका सही जवाब था। कोई डाउट, कोई समस्या? आगे देखते हैं। उपभोक्ता की बचत की व्याख्या सबसे पहले किसने की? तो उपभोक्ता की बचत की व्याख्या प्रोफेसर ड्यूपिट, एडम स्मिथ, पीगू रॉबिन्स। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोफेसर ड्यूपिट। मांग के नियम की मान्यता के अनुसार स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, उपभोक्ता की आदतों में परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन ना हो। क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी तो मांग का नियम लागू होगा? मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर, तो ये सारी अन्य बातें हैं। क्या लिखा जाता है? यदि, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांगी गई मात्रा घटेगी। ठीक है? और ठीक उल्टा होता है, यदि कीमत बढ़ती है, घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। यही मांग का नियम है या लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये अगर वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं, एक जगह पे दूसरी यूज होने वाली वस्तु है, या कोई मान लीजिए उपभोक्ता की आदत ही बदल जाए, कीमत वो देखे ही नहीं, या ऐसा भी हो जाए कि रिलेटिव गुड्स में कोई उसके कीमत में परिवर्तन हो जाए, जो संबंधित वस्तु है पूरक और स्थानापन्न, तो अगर ये होगा तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो अगर ये तीनों क्या रहे? स्थिर रहे, जैसा कि लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन ना हो, तब मांग का नियम लागू होगा। इसलिए उपयुक्त सभी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएंगे अन्य बातें समान रहने वाली बातों में। मांग के नियम का अपवाद नहीं है जीवन रक्षक वस्तुएं, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न या काजू बादाम। अब मांग का नियम का ये जीवन रक्षक वस्तु, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु और बहुमूल्य रत्न, ये तीनों ऐसी चीज हैं जो कीमत को नहीं देखेंगी। जैसे मान लीजिए किसी को बहुमूल्य रत्न चाहिए तो कीमत थोड़ी देखेगा, मांग का नियम नहीं देखेगा कि बढ़ रहा है कीमत की घट रहा है। अगर प्रतिष्ठा यानी कि उसके कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है या उसके स्टेटस से जुड़ी हुई चीज है तो फिर वो ध्यान नहीं देगा कि वो महंगी की घट रही है। और जीवन रक्षक वस्तु होगी तो दवाई कितनी भी महंगी होगी लोग खरीदेंगे, काजू बादाम तो दाम लेके के लोग खरीदेंगे। तो काजू बादाम को छोड़ दें तो बाकी सभी मांग के नियम का अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहां मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम मतलब कीमत बढ़ने से मांग घटनी चाहिए, कीमत घटने से मांग बढ़नी चाहिए, ये चीज लागू इन चीजों पर नहीं होता, इस पर होता है। ठीक है, तो ये सही है। मांग का तत्व क्या है? आवश्यकता, समय और मूल्य। तीनों में से क्या? जाहिर सी बात है, मांग कब बनती है? पहले आप किसी चीज का किसी वस्तु का दर्शन करते हैं, फिर उसको खरीदने की इच्छा होती है। जब उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास व्यय करने को धन हो तो वो आवश्यकता बनती है, और तब आप उसको खरीदते हैं एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित समय में। तो ये तीनों की तीनों चीजें मांग का एलिमेंट होती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उपयुक्त सभी ये तीनों क्या है? मांग का तत्व हैं। तो दर्शन मतलब वस्तु दर्शन, इच्छा, आवश्यकता और मांग, ये चार चीजें चलती हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण संतुलन मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, आय में परिवर्तन के कारण संतुलन की मात्रा में परिवर्तन होगा तो क्या कहा जाएगा? उसको आय प्रभाव कहा जाएगा। यानी अगर देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं, एक कीमत और एक कीमत के अतिरिक्त। तो कीमत तो मांग को सीधे सीधे प्रभावित करती है, कीमत के अतिरिक्त में जैसे मान लीजिए वस्तु की मूल्य हो उपभोक्ता की आय हो गई, वहां की जनसंख्या हो गई, उसकी पसंद नापसंद हो गई, है ना, इस तरह की चीजें जो हैं वो अन्य चीजें होती हैं। तो अगर अन्य में आय को आप देख लें तो अगर आय में परिवर्तन के कारण संतुलन में कोई चेंज हुआ तो उसको इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड कहते हैं। आ रही बात समझ में? देखिए दो इफेक्ट है, एक प्राइस इफेक्ट, एक इनकम इफेक्ट, तो इसको आय प्रभाव कहते हैं। एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत क्या होती है? 0, 1, 1 से अधिक। मांग की कीमत लोच, यहां क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कीमत लोच, यानी आप किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ। फॉर्मूले से कैसे दिखाते हैं? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला दिखाते हैं। तो अब क्या है, अगर कोई वस्तु आवश्यक है, नेसेसरी नेसेसिटीज है, जैसे एग्जांपल नमक को ले लीजिए, तो उसकी मांग की लोच क्या हो जाएगी? 1 से कम रहेगी। तो जो आवश्यक वस्तु है, मतलब अनिवार्य तो नहीं लेकिन जरूरी, अगर एकदम अनिवार्य हो जाएगी तब तो 0 हो जाएगा। तो 1 से कम, लेस देन 1 इसको कहते हैं, लेस देन 1। यानी यहां पर जिसको आप कह लेंगे कि जरूरी है तो इसलिए कीमत का बहुत प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो अनिवार्य वस्तुएं हैं
नमक जैसे अनिवार्य वस्तु में जाएगा तो वहां पे तो 0 हो जाएगा, यहां 1 से कम। अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु अगर रहेगी तो क्या होगा, अधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार। जाहिर सी बात है बेलोचदार, यानी जिसको बोलेंगे नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि आप जब डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। समझ लीजिए कैसे क्या होता है। वैसे मान लीजिए यहां पर कीमत है, लेट सपोज यहां कीमत है, कीमत जो है वो 5 रुपए से 10 रुपए हो गई, और मांग यहां ले लेते हैं नमक, मान लीजिए वो वस्तु नमक है। अब नमक अगर महंगी या सस्ती हो, जितना आपको चाहिए उतना तो चाहिए ही, तो नमक मान लीजिए यहां पर कीमत 5 से 10 हुई और नमक की वैल्यू आज तब भी 10 रुपए, 10 पैकेट की डिमांड थी, आज भी 10 पैकेट की डिमांड है। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा Q यानी क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ है, तो 10 से 10 का 0 चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाई डेल्टा प्राइस, प्राइस में कितने का चेंज हुआ है 5 का, इंटू प्राइस पहले कितनी थी 5, अब कितनी है पहले की डिमांड कितनी थी 10, तो यहां क्या हो गया 5/10 1/2, और यहां क्या होगा 0, तो 0 इंटू 1/2 सब मिलाकर 0 हो जाएगा। तो आप अगर देख लीजिए यहां कीमत का परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु जो है अनिवार्य है, नॉन इलास्टिक रहेगा। यानी जब भी आप अनिवार्य वस्तुओं की मांग देखेंगे तो कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसमें कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। मांग की लोच किसी मांग वक्र पर कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मांग में सापेक्षिक परिवर्तन की माप है। यह कथन किसका है, यह प्रोफेसर मार्शल का कथन है, सीधे सीधे मांग की लोच की परिभाषा है उनकी। मांगी गई मात्रा कीमत में कमी के साथ बढ़ती है तथा कीमत में वृद्धि के साथ घटती है। ये क्या है, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मेयर, सैमुअल्सन या डॉक्टर शुक्ला, किसका स्टेटमेंट है, प्रोफेसर मार्शल है, और इसको क्या बोलते हैं, मांग का नियम। बहुत सीधा लाइन लिखा हुआ है, इससे आप दोहरा सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जब भी आपसे पूछा जाए, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। और शब्दों का चयन आपको ध्यान रखना है, आप मांग बढ़ गई ऐसा नहीं लिखेंगे, मांगी गई मात्रा। जब भी कीमत की वजह से मांग बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा वर्ड यूज करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। और जब कीमत के अतिरिक्त किसी कारण से मांग बढ़ेगी या घटेगी तो केवल मांग में बढ़ोतरी या मांग का घटना कह सकते हैं, लेकिन मांगी गई मात्रा शब्द का इस्तेमाल जरूर करिएगा जहां कीमत की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांग और कीमत में विपरीत संबंध क्या कहलाता है, मांग में वृद्धि, मांग में नियम, मांग में कमी, मांग की दशा। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। इस नियम को इस पद्धति को क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध या मांग का नियम कह लीजिएगा, ख विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ख इसका सही जवाब हो जाएगा, मांग का नियम हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। आगे देखते हैं, उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है, जाहिर सी बात है सीमांत उपयोगिता का हास नियम है। सीमांत उपयोगिता का जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये सबसे बड़ा उसका आधार बनता है कि जब आप ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते जाएंगे तो उपयोगिता घटेगी, तो इसलिए आप एक निश्चित समय पर आकर उपयोग करना बंद कर देंगे। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0 होगी। मैंने अभी आपको बताया कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना, ये आपका TU होता है ऐसे, और ये आपका MU होता है। तो जब ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, जब TU ये बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। जब ये मैक्सिमम है, सबसे ऊंचा यहां पर, तो उस समय MU क्या हो जाएगी, उस समय MU 0 हो जाएगी, और जब ये घटने लगेगा तो ये निगेटिव हो जाएगी। तो जब पूर्ण संतुष्टि है, सबसे ऊपर जब कुल उपयोगिता है, तब MU या सीमांत उपयोगिता 0 रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वस्तु के जिस गुण से मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले भी देखा, वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी किसी चीज की क्या कहलाती है, उसकी उपयोगिता, या अंग्रेजी में उसको यूटिलिटी बोलते हैं। आगे बात समझ में, यूटिलिटी कहा जाता है। सब एक एक नंबर में एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। जब सीमांत उपयोगिता डैश होती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। सीमांत उपयोगिता क्या होगी, जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी, है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो 0 लेवल पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक बात। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, जाहिर सी बात है 2 प्रकार की होती है। कौन सी, एक होती है कुल उपयोगिता, एक होती है कुल उपयोगिता, और एक होती है सीमांत उपयोगिता, ठीक बात है, कोई डाउट। अब दोनों में अंतर क्या होता है, कुल उपयोगिता को आप जितना यूज कर रहे हैं उससे जो यूटिलिटी मिल रही है, और हर एक्स्ट्रा वाले पे जितनी मिल रही है वो सीमांत हो जाती है। डिटेल में हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कोई डाउट नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक बात। उपयोगिता एक डैश विचार है, इसे केवल इकाई या मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। तो क्या है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ये क्या है,
मनोवैज्ञानिक विचार है, इट इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, जिस आप कोई रोटी खा के कितना आपको संतुष्टि मिल रही है या आप कोई नंबर में नहीं बता सकते ना, लेकिन कई बार फिर भी अप्रोच लगाकर और उसे यूटिल्स में मापने के लिए, इसीलिए कार्डिनल और ऑर्डिनल दो विचार बनाए गए हैं। पेट्रोल के भाव बढ़ने पर कार की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई देखिए संबंधित वस्तुएं जो हैं, सब रिवीजन एक साथ हो रहा है, पढ़ लीजिए ठीक से। संबंधित वस्तु या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटेड गुड्स, कौन कौन से होते हैं जल्दी बताइए। इसके दो पार्ट हैं, एक है स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होती है पूरक वस्तुएं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा पेट्रोल और कार, तो आपको पता तो हो कि पेट्रोल और कार कौन सी वस्तु है, स्थानापन्न है कि पूरक है। स्थानापन्न ये होती है जो एक के जगह पर दूसरी इस्तेमाल की जाए, जैसे चाय के जगह कॉफी, आगे बात समझ में। लेकिन पूरक क्या है? एक साथ यूज की जाए, कार और पेट्रोल, पेन और रिफिल। अब दोनों में अंतर क्या है? स्थानापन्न में एक की अगर मान लीजिए कीमत बढ़ गई तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। दोबारा मान लीजिए चाय है, बाजार में चाय पी रहे हैं आप, अचानक चाय की कीमत बहुत बढ़ गई तो बोलोगे छोड़ो कॉफी पीते हैं, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। पूरक में क्या है? एक का दाम अगर भाव बढ़ गया तो दूसरे की मांग घट जाएगी। भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, कार नहीं चलाएंगे, रिफिल बहुत महंगे हैं, पेन खरीदेंगे ही नहीं। तो जो पूरक वस्तु होती है उसमें एक का कीमत बढ़ने पे दूसरे की मांग कम होती है। अगर यही पेट्रोल और कार की जगह चाय और कॉफी होती तो ये यहां बढ़ना लिखते आप। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुओं का बारे में आप डिटेल में देखते रहिएगा, हमने जरूर पढ़ा है इसको। डैश वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरती हुई होती है, जाहिर सी बात है मांग वक्र ये है ना, दिस इज डिमांड कर्व, ऐसे होती है बिल्कुल। चलिए, मांग की लोच क्या है? गुणात्मक कथन है, ठीक है, इसे माप सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग क्या होती है? घट जाती है, लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल रूल। मांग की लोच मापने की आनुपातिक रीति को क्या कहते हैं? प्रतिशत रीति कहते हैं। जब देखिए, एक तो होता है जिसको आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, एक तो ये विधि है, और एक आप सीधे परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, इतना परसेंट डिमांड में, इतना परसेंट मांग में, कितना हुआ, तो उसको आनुपातिक जब आप रेशियो से निकालते हैं तो वो प्रतिशत विधि कहला जाती है। अलग अलग विधियां होती हैं। मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन, अभी हमने देखा। मांग की लोच क्या है? इसकी तीन श्रेणियां हैं, जिसमें विशेष करके 0, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 भी कई बार, तो इक्वल टू 1 तो है ही, तीन श्रेणियों में इसको मापा गया है। मांग की लोच इक्वल्स टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच अगर आपको निकालनी है तो रेशियो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय रेशियो चेंज इन प्राइस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बता दिया गया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सत्य असत्य आपको लिखना, ध्यान दीजिए। उपयोगिता को मुद्रा से नहीं मापा जा सकता, असत्य है, क्योंकि अब यूटिल्स, मुद्रा से नहीं लेकिन यूटिल्स के माध्यम से फिर मापना शुरू किया गया है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, ये सत्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, नहीं, ये असत्य कर लीजिए। ठीक है, दिस इज असत्य। देखिए यही आपको यहां पे करना है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। कैसे? देखिए ऐसा चलता है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, और जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तब ये ऋणात्मक होती है। यहां वर्ड आएगा घटती, नॉट बढ़ती, तो इसको सत्य ही मानिए, इसमें चेंज कर लेते हैं, ये घटती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। अब स्टेटमेंट सही है, सत्य है। ठीक है, चलिए लॉजिक जरूर ध्यान रखिए। उपभोक्ता की बचत आर्थिक कल्याण की सूचक है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। जब अगर जो कंज्यूमर वो बचा पा रहा है तो इसका मतलब कि पब्लिक वेलफेयर होगा। सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होने के कारण वस्तुओं का पूर्ण स्थापन होना है, असत्य स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको किसी वस्तु का दूसरा इस्तेमाल कर लीजिए तो नहीं, बस उस वस्तु का यूज रोकना होता है, जब वो जो हास नियम है। मांग का विस्तार कीमत में गिरावट के कारण होता है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। देखिए मांग की दो चीजें होती हैं, एक होता है मांग में, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक होता है जिसको कहते हैं चेंज इन डिमांड, और एक होता है सीधे सीधे मोमेंट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, मोमेंट एंड शिफ्ट। ठीक है,
अब इसमें क्या है, इसमें होता है परिवर्तन, और इसमें क्या होता है, पूरा मांग का संचालन ही बदल जाएगा। तो अब संचालन में विस्तार और संकुचन होता है, विस्तार यानी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये होगा क्या, ये होगा कीमत के वजह से। जब कीमत की वजह से मांग घटती बढ़ती है तो विस्तार और संकुचन होता है, ठीक है। और एक तरह से इसमें शिफ्ट या चेंज कह लीजिए, इसमें परिवर्तन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि दाईं ओर परिवर्तन, या दाईं ओर शिफ्ट हो जाना, या बाईं ओर शिफ्ट हो जाना। तो यहां पर क्या होता है कि अगर मांग के अतिरिक्त दूसरे कारणों से होगा तो फिर राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, ठीक है ना। तो यहां वृद्धि और कमी होती है, वृद्धि कमी। तो ये कीमत की वजह से, जनसंख्या की वजह से, अलग अलग कारण से। अब विस्तार संकुचन की अगर बात करें तो कीमत घटने से अगर मांग बढ़ गई, यहां मांग बढ़ती है या मांग घटती है, कीमत घटने से अगर मांग बढ़ गई तो इसे विस्तार कहते हैं, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। और कीमत बढ़ने से अगर मांग घट गई तो इसे संकुचन कहते हैं, ठीक। तो यहां क्वेश्चन ये पूछा है कि मांग का विस्तार कीमत में गिरावट के कारण होता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी नीचे की तरफ इसका इससे संचालन नीचे की तरफ होता है मांग वक्र का। किसी मूल्य पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाता है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मांग दो तरह की है, एक होता है व्यक्तिगत मांग जिसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, एक होता है बाजार मांग जिसे मार्केट डिमांड कहते हैं। तो जब एक एक वस्तु की, एक एक व्यक्ति की मांग को जोड़ा जाता है तो वो व्यक्तिगत मांग बनता है, और जब पूरे बाजार की मांग को जोड़ लिया जाता है, सबके एक एक व्यक्ति की मांग को जोड़ लीजिए तो मार्केट डिमांड बढ़ जाता है। तो सत्य वचन है, ठीक है। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, ये बिल्कुल असत्य स्टेटमेंट है। गिफिन वस्तुओं क्या है, जो ऐसी वस्तुएं जो कीमत बढ़ने से जिनकी डिमांड बढ़े, कीमत घटने से जिनकी डिमांड बढ़े नहीं घटे, जो घटिया वस्तुएं हैं, जिनको लोग मजबूरी में खाते हैं। तो आय बढ़ने से, कीमत घटने से उसको और नहीं खाएंगे, उसको बल्कि छोड़ के अच्छे वस्तु खाएंगे। मांग की लोच एक काल्पनिक अवधारणा है, बिल्कुल असत्य है, इसको आप माप सकते हैं। वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य द्वारा निर्धारित होती है, सत्य बात है। प्राइस, इसीलिए तो पूरी वैश्विक अर्थशास्त्र में कीमत यंत्र चलता है ना, वो इसी हिसाब से तो चलता है। मांग का नियम क्रय का नियम भी कहलाता है, ऐसा नहीं है। जनसंख्या के घटने और बढ़ने से मांग में परिवर्तन नहीं होता, असत्य है, बिल्कुल होता है। मैंने अभी बताया ना कि मांग के परिवर्तन के कई कारण हैं, एक तो कीमत अकेले है और कीमत के अलावा अन्य कारण हैं, जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, जनसंख्या का बढ़ना या घटना, तकनीक में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये जनसंख्या में बढ़ने घटने की बात की गई है, उसकी पसंद, उसकी दिलचस्पी किस चीज में है, तो फिर वो मांग के नियम की चिंता नहीं करेगा। तो ये सारे उसी में आते हैं। अब देखिए यहां पर एक जोड़ा बनाना है आपको, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो जोड़ा बनाएंगे उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको आंसर के तौर पर, ठीक है। देखिए उपभोक्ता मापनीय है, उपभोक्ता की बचत। अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा और जब आपने यूज किया तो उससे कितना उपयोगिता बढ़ा, ये सीमांत उपयोगिता या एमयू जिसको कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का हास का नियम गोसन का प्रथम नियम कहलाता है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम गोशन का द्वितीय नियम कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है उपयोगिता के हास का नियम, इसे बोलते हैं गोशन का प्रथम नियम, और एक होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये होता है गोशन का द्वितीय नियम, इसकी चर्चा चैप्टर में ठीक से हुई है। उपभोक्ता की बचत का प्रतिपादन प्रोफेसर ड्यूपिट ने किया था, ठीक बात। आरामदायक वस्तुएं जो होती हैं उसकी लोचदार मांग होती है, कीमत का बहुत फर्क पड़ता है उस पर। विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं वो भी सापेक्षिक लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण देखें तो चाय और कॉफी है, सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के जगह पे यूज हो। पूरक वस्तुएं बैट और बॉल एक साथ यूज होंगी। मांग अनुसूची वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर क्रय की जाने वाली मात्रा, डिमांड टेबल जिसको कहते हैं, किस कीमत पर कितनी डिमांड की जा रही है वो डिमांड टेबल होती है, मांग अनुसूची। बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की मांग का योग, एक एक व्यक्तिगत मांगों को जोड़ दीजिए तो बाजार मांग बन जाएगा। गिफिन का विरोधाभास निम्न कोटि वस्तुओं में लागू होता है, गिफिन पैराडॉक्स बोलते हैं। ये एक फॉर्मूला दिया है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू बाई क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी, ये लोचदार मांग की स्थिति है। डेल्टा क्यू बाई क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी, ये बेलोचदार मांग की स्थिति है। दोनों अगर बराबर हैं तो ये अधिक लोचदार मांग वाली स्थिति है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग था, इससे आपको तुरंत क्विक रिवीजन हो गया होगा। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता, जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैं बार बार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अलग अलग क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें रट जाएं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। अगला सवाल है, उपभोक्ता का मुख्य प्रकार बिल्कुल दो है,
किसी वस्तु के उपभोग से शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने से पहले जो उपयोगिता मिलती है वो धनात्मक मिलती है। जैसे देखिए यहां पर आपको ये टोटल यूटिलिटी मिल रही है, तो जब तक ये टोटल यूटिलिटी घटेगी नहीं तो जो सीमांत उपयोगिता होगी वो पॉजिटिव रहेगी, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, जीरो होकर निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो जब तक टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो पॉजिटिव है, वो ऊपर की ओर है, तब तक मान के चलिए कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको पॉजिटिव रहेगी, नहीं तो कर्व नीचे जाएगा तो वो निगेटिव या ऋणात्मक हो जाएगी। तो कुल उपयोगिता जब आप मापते हैं, जब तक वो पॉजिटिव में रहती है वस्तु की, तब तक सीमांत उपयोगिता जिसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा वो शून्य या ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। व्हेन TU इंक्रीजेस MU डिक्रीजेस, व्हेन TU इज एट मैक्सिमम MU इज जीरो, व्हेन TU स्टार्ट्स फॉलिंग MU बिकम्स नेगेटिव। ये तीन अगर संबंध आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपको कर्व बना के लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक बात, आगे देखते हैं। जब अगली इकाई के उपभोग से न तो कुल उपयोगिता बढ़ती है न घटती है तो उसे क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है जीरो उपयोगिता कहेंगे। भाई अगर आप अगली इकाई यूज कर रहे हैं और आपके यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब जीरो उपयोगिता है। जब अगली इकाई के उपभोग से उपयोगिता कम हो जाए और उस इकाई से कौन सी उपयोगिता प्राप्त होगी, अब ऋणात्मक होने लगेगी। तो अगर टोटल यूटिलिटी घट रही है तो MU जाहिर सी बात है निगेटिव हो जाएगी। प्रतिकूल उपयोगिता किस उपयोगिता से प्राप्त होती है, ऋणात्मक उपयोगिता, निगेटिव जिसको यूटिलिटी बोलते हैं, जाहिर सी बात है। किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, आरामदायक। जो आपकी कंफर्ट वाली वस्तु रहेगी उसका प्राइस चेंज बहुत इफेक्ट करेगा, तो थोड़ा भी प्राइस चेंज होगा तो आपका जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, इसलिए उसकी लोचदार ज्यादा होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग की लोच मापने की कुल व्यय रीति किसने दी, प्रोफेसर मार्शल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं, यानी इफेक्टिव डिमांड, वो इच्छा जिसे हम पूरा कर सकें। जैसे मैंने बताया ना, वस्तु की दर्शन है, फिर वो इच्छा होती है, जिस इच्छा को हम पूरा कर सकें वो आवश्यकता बनती है, उसे कहते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से क्या ज्ञात किया जाता है, वस्तु की विभिन्न मात्राओं की कितनी मांग की जा रही है। उपभोक्ता को संतुलन बिंदु पर कितनी उपयोगिता मिलती है, अधिकतम, यानी एक ऐसी बिंदु जहां पर उपभोक्ता को अपने धन को खर्च करने के बाद या किसी वस्तु के उपभोग के बाद सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती हो, वो संतुलन कहलाता है, जिससे आप क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम सेटिस्फेक्शन। विलासिता की वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार होती है, ज्यादा लोचदार होती है, अभी समझाया मैंने। जितना ज्यादा वो आवश्यक रहेगी उसकी कम लोचदार होगी। यदि मांग की लोच एक से अधिक हो तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार परिवर्तन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है व्यय बढ़ेगा। व्यय बढ़ने का मतलब ये कि भैया आप ज्यादा अगर कीमत घटेगी तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा ज्यादा जाएगा। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं इन्हें कहा जाता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु के मांग के बीच के किस संबंध को बताता है, विपरीत संबंध। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, मांग की लोच। सो द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इनटू द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कोई भी परसेंटेज चेंज अगर कीमत में हो रहा है और उससे डिमांड में जो परिवर्तन हो रहा है वो मांग की लोच कहलाती है। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार, यानी कंप्लीटली इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इलास्टिक जिसे बोलते हैं। यानी मान लीजिए कीमत नहीं भी घटी बढ़ी लेकिन मांग पूरी तरह से उसकी चेंज हो गई। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा कीमत में कमी होने से क्या होती है, वृद्धि होती है। सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन ये वो स्टेटमेंट है जो एग्जाम में सीधे पूछते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड टेबल। तो व्यक्ति द्वारा निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा ज्ञात की जा सकती है, किससे, व्यक्तिगत मांग अनुसूची यानी इंडिविजुअल डिमांड टेबल से या शेड्यूल से। अब अति लघु क्वेश्चन में देखते हैं मांग का नियम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं मानता हूं इसको कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम यह बतलाता है कि मूल्य और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। एक तो ये मांगी गई मात्रा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी आप मूल्य और मांग की बात एक साथ करते हैं तो मांग, केवल मांग नहीं बोलेंगे, मांगी गई मात्रा बोलेंगे। तो सीधा सीधा मांग का नियम ये बताता है कि किसी भी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है।
दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग घट जाती है या मांगी गई मात्रा घट जाती है, और वस्तु की कीमत में कमी आने पर मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। पूरक वस्तुएं क्या है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी ऐसी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग हो रही हो। पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे डबल रोटी और मक्खन, कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। अगर इनमें से किसी भी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी दूसरी वस्तु की कीमत घट जाती है, मांग घट जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। मांग जैसे कार और पेट्रोल है तो इसमें से कोई भी एक महंगा होगा तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। और ठीक उल्टा स्थानापन्न या जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है उसमें किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये अंतर आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको रिलेटेड गुड्स कहते हैं। मांग की लोच क्या है, यानी व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध की मात्रा को बताती है। यानी अगर प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है तो इसमें आपस में संबंध प्रतिशत के हिसाब से क्या रहेगा, एक के परिवर्तन होने से किस हद तक दूसरा चेंज होगा, यह कहलाता है मांग की लोच। मांग की वो लोच वह दर है, यानी वो रेट है जो मूल्य में परिवर्तन के साथ वस्तु की मांगे जाने मात्रा में परिवर्तन बताती है। यानी रेट एट विच द डिमांड विल बी या क्वांटिटी डिमांडेड विल बी चेंज्ड आफ्टर चेंज इन द प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस दर से मांगी गई मात्रा बदलेगी कीमत में परिवर्तन के साथ, उसे लोच कहेंगे। अधिक लोचदार मांग से क्या आशय है, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन की तुलना में अधिक अनुपात में हो। मान लीजिए लेट सपोज यहां प्राइस है, यहां क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस बढ़ी 5 से 10, यानी कितना हो गया, ये 100% का चेंज है। ठीक, और इसका क्या है, परिवर्तन की तुलना में उसकी मांग ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैं बोलूं कि डिमांड 5 से 20 हो गई तो 5/20 इंटू 100 कितना हो गया, 20 25 100, 5 5 25। ठीक है, तो ये एक, और ये 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 तो 10 दाम, हाँ इसको आप एक सेकेंड, इसको आप कर लीजिए 5 से 200, तो 5 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये आपने कर लिया 5 से 10 और इसको कर लिया आपने 5 से 20। तो अब देख लीजिए यहां आपने 5 से 10 किया, जितना परसेंट ये चेंज हुआ यानी 100% चेंज हुआ है, लेकिन यहां पर 4 गुना अंतर है, 4 टाइम अंतर है। तो इसका मतलब इसकी मांग की लोच 1 से अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने का चेंज हुआ, एक्चुअली टोटल 15 इसमें चेंज हुआ है, इसमें 5 का चेंज हुआ है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप ध्यान रखिएगा। पूर्णता बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो पूर्णता बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए प्राइस 10, ठीक, और प्राइस हो गई 20, मांग पहले भी 10 थी अभी भी 10 है, अब कितना होगा, इसमें डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा पी 10 है, इंटू 10/10 करेंगे तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट, जैसे नमक एग्जांपल है, इसमें खासकर जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं वो एग्जांपल होती हैं। मांग और आवश्यकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी डिमांड और नेसेसिटीज में क्या अंतर है। आवश्यकता से मांग बनती है और इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है, लेकिन अंतर क्या है, देखिए जब आप किसी आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में हैं, मान लीजिए कोई वस्तु आपने देखी, देख के इच्छा हुई, पर आपने सोचा यार ये इच्छा आवश्यकता नहीं क्योंकि हम उसको पूरा नहीं कर सकते, तो और जब वो आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तो वही मांग बन जाती है। मांग परिवर्तित होती है, अर्थात मूल्य और समय बदलने पर मांग बदलती है। आवश्यकता की प्रकृति स्थायी रहती है, वो बदलती नहीं है। ठीक बात, अच्छा, तो ये एक इंपॉर्टेंट अंतर था, ध्यान रखिएगा। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मांग की कीमत लोच निम्नलिखित सूत्र के रूप में प्रस्तुत है, वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातित परिवर्तन यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इनटू प्राइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जितना डिमांड में चेंज हुआ और जितना कीमत में चेंज हुआ उसका ये रेशियो डिवाइड होता है। मांग के नियम तथा मांग की लोच में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य बातें समान रहने पर, ये ध्यान रखिएगा, मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। सीधा सिंपल आंसर।
मांग का नियम मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, मांग की लोच मांग में परिवर्तन की मात्रा को बताता है। ठीक बात, चलो बहुत क्लियर कट बात है। आय मांग का क्या आशय है? इनकम डिमांड। आय मांग से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार है। यहां बाकी चीजें फ्रीज हैं, प्राइस वाइस की बात नहीं हो रही है। अलग अलग इनकम लेवल पर जो डिमांड उपभोक्ता करेगा वो उसकी इनकम डिमांड या आय मांग कही जाएगी, जिसको बोलेंगे इनकम डिमांड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात आय बढ़ने से मांग बढ़ती है, आय घटने से मांग घटती है। ये आप ध्यान रखिएगा। कीमत, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, कीमत एवं मांग, इसमें क्या है? नकारात्मक संबंध, निगेटिव रिलेशन, इनवर्स, नकारात्मक संबंध। अच्छा जी, इसके अलावा कीमत एवं मांग में नकारात्मक संबंध है, और क्या है? आय एवं मांग, इसमें सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आप जो कर्व बनाएंगे, जो आप आंसर लिखेंगे, वो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मांग की आय लोच की परिभाषा कीजिए। मांग की आय, जैसे एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि इनकम में चेंज होने से क्या हो रहा है। मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में थोड़े परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके अंश को बताता है। मांग की आय लोच आय के प्रतिशत परिवर्तन से मांगी गई मात्रा के प्रतिशत अनुमानित है, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी डिमांड में जितने परसेंट का चेंज हो रहा है, माफ करिए, आय में होने वाले परसेंटेज चेंज से डिमांड में जो होने वाला परसेंटेज चेंज है, ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लेकिन प्राइस की नहीं, इनकम की। सो परसेंटेज चेंज इन इनकम रिलेट्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और इसी को बोलते हैं मांग की आय लोच, यानी इनकम से क्या इफेक्ट हो रहा है डिमांड पर, ये इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं। तो मांग की आय लोच आय के प्रतिशत परिवर्तन से मांगी गई मात्रा के प्रतिशत का अनुपात है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला प्रश्न आता है, मांग की आड़ी लोच से आपका क्या आशय है? तो वस्तु की मांग में अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए चाय की कीमत में होने वाले परिवर्तन का कॉफी की मांग पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है? स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अतः मांग की आड़ी लोच एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जो दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में चेंज है उसको बताता है, और यह अक्सर रिलेटेड गुड्स के केस में होता है। जैसे मान लीजिए अगर स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को घटाएगा और बढ़ाएगा, और अगर पूरक वस्तुएं होंगी जैसे बॉल एंड बैट, कार एंड पेट्रोल, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उसका निगेटिव इफेक्ट दिखाई पड़ता है। एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी, और इससे आड़ी लोच का पता चलता है। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच हमेशा धनात्मक होगी और पूरक वस्तुओं की ऋणात्मक होगी। तो आड़ी लोच जो है, ये ध्यान रखिएगा, संबंधित वस्तुओं के केस में होती है, जिसको कहते हैं रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु। और संबंधित वस्तु क्या होती है? एक उसमें स्थानापन्न होती है यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक उसमें पूरक होती है यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और दोनों में क्या संबंध है मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में? अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन क्या होता है कि जब उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। सो व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज स्पेंडेड इन सच अ वे दैट ही इज अटेनिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसे कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जब उपभोक्ता को अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो तो संतुलन से आशय उपभोक्ता को आय की तुलना में प्राप्त अधिकतम संतुष्टि से है। सीधी सी बात, यानी जो आप मैक्सिमम संतुष्टि उपभोक्ता ले सकता है अपनी खर्च किए हुए इनकम से और उपभोग किए हुए वस्तु से, वो उपभोक्ता संतुलन है। और जिस भी बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। कैसे दिखाते हैं? ये इंडिफरेंस कर्व से दिखाते हैं, कुछ ऐसे। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, आईसी कर्व, और मान लीजिए ये आपका दिस इज प्राइस लाइन, बजट रेखा भी रहती है। अब जहां पे ये टच होगा ये क्या है? ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, ये संतुलन बिंदु है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो दिस इज IC1, इसके नीचे IC2 भी बन सकता है, ऊपर IC3 बन सकता है, लेकिन कर्व के जहां टेंजेंट वर्ड यूज होता है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जिस पार्ट पर इसको ये टच करेगा ये संतुलन बिंदु कही जाएगी।
अगला प्रश्न है कि आय स्तर बढ़ने तथा घटने से मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मांग में कमी आ जाएगी। अगर आय का स्तर बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल आप कोट कर सकते हैं कि मांग के नियम के अनुसार मांग और मांगी गई मात्रा में एक नकारात्मक या इनवर्स रिलेशन है, इसके कारण क्या हो जाएगा, हमेशा मांग में कमी आ जाएगी। अब अगला लघु उत्तरी में देखें तो उपभोक्ता संतुलन को थोड़ा डिटेल में अगर आपको बताना है तो कुछ मान्यताएं क्या होती हैं उसके पहले कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। ठीक बात, उपभोक्ता संतुलन की पहली मान्यता यह है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी यानी कि रैशनल एनिमल। देखिए, रैशनल का मतलब क्या होता है, विवेक का मतलब क्या होता है आपको पता है? विवेक का मतलब होता है सही और गलत में अंतर जानने वाला। दिस इज कॉल्ड रैशनल। दो वर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिए। एक वर्ड होता है रैशनल और एक वर्ड होता है विजडम। ठीक है, तो ये जो रैशनल वर्ड है ना, जिसको कहते हैं विवेक, इसका मतलब क्या है, सही और गलत जानना। जैसे आप जानते हैं कि टमाटर एक फल है, ठीक, एक सब्जी नहीं है, यह आपका रैशनैलिटी हो गई। लेकिन आप उसको फ्रूट सलाद में न देकर सब्जी के सलाद में देते हैं, यह आपका विजडम हो गया। ये एक एग्जांपल है जो बहुत कोट किया जाता है। तो रैशनल का मतलब होता है वन हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो जब आप उपभोग करते हैं एक उपभोक्ता के रूप में, तो आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां है। ठीक है, और दो वस्तुओं को खरीदकर अपनी अधिकतम संतुष्टि किससे मिलेगी, तो उस वस्तु को खरीदेंगे जहां ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। दूसरा मान्यता है कि विश्लेषण के दौरान उपभोक्ता की रुचि और आदत में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यह पहले मान लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप दो वस्तु को जज कर रहे हैं और एक वस्तु में आपकी विशेष रुचि है, तब वहां यह लॉ काम नहीं आएगा। तो यह मान्यता है कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में विश्लेषण के दौरान अपनी रुचि और आदतों में समानता लाई जाए, मतलब कि दोनों वस्तुओं के लिए समान रुचि हो, इन दोनों तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देना चाहिए। फिर बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा हो। ऐसी मान्यता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान होती है, अर्थात क्रेता और विक्रेता में पूर्ण और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के साथ बाजार मूल्यों को उपभोक्ता का ज्ञान होता है, यानी उपभोक्ता इज वेल इन्फॉर्म्ड, ये मान के चला जाता है, तभी संतुलन दिखाई देगा। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो भी वस्तु की कीमत है वो समान बनी हुई है, और तब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तटस्थता मानचित्र, जो इंडिफरेंस मैप है, जिस तटस्थता मानचित्र क्या होता है, ये एक बना रहेगा तो तटस्थता कर्व है, यानी कि वक्र है, और जब दो तीन हो जाएंगे तो तटस्थता मानचित्र है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एक उपभोक्ता को तटस्थता वक्र और मानचित्र की पूर्ण जानकारी होती है। इस विश्लेषण की सहायता से वह दो विभिन्न संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इन्हीं वक्रों की सहायता से वह वस्तु विशेष की कितनी मात्रा खरीदेगा ये निश्चित करता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, मांग के नियम की प्रमुख मान्यताएं क्या है। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड यूज कर रहे हैं तो एजम्पशंस इंपॉर्टेंट क्या होगी। पहला, उपभोक्ता की आय में कोई चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि हम मांग का नियम की बात कर रहे हैं, अचानक इनकम बढ़ गई, तो वहां फिर वो मांग का नियम फेल हो सकता है। उपभोक्ता की आय में उपभोग के समय पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे लिखते हैं अन्य बातें समान रहने पर, कीपिंग्स रिमेनिंग अदर थिंग्स सेम, जिसको एक लैटिन वर्ड से लिखते हैं कैटरस पेरिबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैटरस पेरिबस। ठीक है, तो यदि ऐसा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, और तब जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, वो लागू नहीं होगा। क्लियर है जी। चलिए, दूसरा है, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग के नियम की मान्यता यह भी है कि जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन हुआ तो यह नियम काम नहीं करेगा। वस्तु की प्राप्त करने की तीव्रता समान है होनी चाहिए, यानी कि उपभोक्ता को जो वस्तु प्राप्त कर रही है उसके लिए उसका जो एफर्ट है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कारण से अगर एफर्ट में कमी होगी तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। वस्तु के गुण, आकार और प्रकार में पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा ना हो कि इसकी क्वालिटी अचानक चेंज कर दी जाए, फिर मांग का नियम कीमत पर डिसाइड नहीं होगा। मांग का नियम इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तु के गुण, आकार, प्रकार में कोई परिवर्तन ना हो और पूर्ति में भी कोई तुरंत चेंज ना आ जाए। पूर्ति जितनी हो रही है होती रहे, तब वो नियम लागू होगा कि कीमत बढ़ने से मांगी गई मात्रा घट जाएगी और घटने से बढ़ जाएगी और बढ़ने से घट जाएगी। उपभोक्ता के दृष्टिकोण यानी अप्रोच में अचानक कोई चेंज ना आए। तो मांग का नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता की आय, आदत, फैशन, रुचि, इसमें कोई चेंज ना आए तो भी मांग का नियम लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। ठीक बात। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मांग के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। तो एक तो वस्तु की इच्छा होना। अभी हमने पढ़ा था कि वस्तु दर्शन, इच्छा, इच्छा से आवश्यकता। तो पहला है कि इच्छा होनी चाहिए। तो मांग के लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक किसी भी वस्तु को पाने की लालसा नहीं होगी, मांग में वो नहीं बदल सकती। ठीक बात है।
क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन या धन, वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त धन होना चाहिए, यानी परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं, क्रय शक्ति होनी चाहिए। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फिर वो व्यय करने की तत्परता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, ठीक बात, यानी कि वो व्यय करना चाहे। तो उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हो, उस पर व्यय करने को तैयार हो, तभी डिमांड हो सकती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। निश्चित मूल्य पर प्रस्तुतिकरण, यानी जो उस वस्तु का प्रेजेंटेशन है वो इसका एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए। तो मांग को एक निश्चित मूल्य पर व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि निश्चित मूल्य पर रसीद पर ही लोग खरीदेंगे उसको। निश्चित समय और संदर्भ में प्रस्तुतिकरण, यानी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप बोलें कि अच्छा भैया 4 साल बाद इतने बजे ये चीज इतने की बिकेगी, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक निश्चित समय और संदर्भ में व्यक्त करके प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि निश्चित अवधि के समय ही निश्चित मूल्य पर उसको मांगा जाएगा, ठीक बात है। ये तो डेफिनेशन लिखते समय आप लिखते हैं ना कि एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, वस्तु की मूल्य पर मांगी गई मात्रा को मांग कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, उपयोगिता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज यूटिलिटी। तो जो आपकी इच्छा को पूरा करने की शक्ति होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है, वांट सेटिस्फाइंग जो यूटिलिटी, वो क्या होती है, पावर होती है, कैरेक्टर होता है, वो उसे यूटिलिटी कहा जाता है। तो दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है या हमें संतुष्टि मिलती है। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु के जिस गुण से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। तो जिससे ह्यूमन नीड या वांट्स पूरे हो सकें उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अब उपयोगिता की विशेषताओं की बात की गई है। तो पहला, ये व्यक्तिगत होती है, हर आदमी के लिए अलग अलग होगी। तो उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित होती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आप बोले, कोई व्यक्ति बोले मेरे लिए सबसे जरूरी सिगरेट है, नॉट नेसेसरी कि दूसरे के लिए हो, है ना। तो इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरी बात, ये मनोवैज्ञानिक है, यानी साइकोलॉजिकल है। आप ये नहीं बोल सकते कि 3 रुपए की उपयोगिता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उपयोगिता को भावनात्मक रूप से अनुभव किया जा सकता है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक बात है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 4 साल बाद मुझे सियाचिन जाना है और आज ही लाकर आपने मुझे सियाचिन में पहनने वाले कपड़े बेचने लगे, तो तीव्रता नहीं है कि मैं इतना इच्छुक नहीं हूं कि आज ही खरीद लूं, और जितना ज्यादा तीव्रता रहेगी उतना ज्यादा मैं डिमांड करूंगा। तो उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, इसलिए उपयोगिता को तीव्र इच्छा भी कहते हैं। भूखे व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता ज्यादा होगी और जिसका पेट भरा है हो सकता है कि भोजन उसके लिए उतना उपयोगी ना हो। इसीलिए कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता वाला कंसेप्ट है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यहीं से ये निकल कर आता है। अगला सवाल है, उपयोगिता के विभिन्न प्रकार को लिखिए। तो पहला क्या है, कुल उपयोगिता। तो जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज का को उपभोग करता है और उससे जो उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कुल उपयोगिता है। हर यूनिट को मिलाकर जो टोटल यूनिट काउंट हुए हैं, यूटिल्स। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे एक रोटी खाई 10 यूटिल, दूसरे से 12, तीसरे से 13, इन सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो कुल उपयोगिता हो जाएगा। उसके बाद औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी भी होती है। तो जो टोटल यूटिलिटी को जब आप यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो औसत हो जाती है, यानी कुल उपयोगिता को इस्तेमाल किए गए यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो उसका जो औसत भागफल आता है वही औसत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत क्या है, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट का उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक रोटी खाई 10 यूटिलिटी मिली, 2 खाई 12 हुई, तो एक एक्स्ट्रा खाते ही 2 एक्स्ट्रा मिली है ना। तो एक अतिरिक्त या 1 एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने के बाद, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के बाद जो उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है, ये सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ये सीमांत और मार्जिनल वर्ड जो है इसको नोट करके रख लीजिए। सीमांत अवसर लागत है, सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उत्पादन होगी, सीमांत लागत होगी, सीमांत आगम होगी, बहुत सारे सीमांत वर्ड यूज होंगे और अतिरिक्त इसमें इकाई हमेशा यूज की जाएगी, ठीक बात। चलिए अगला सवाल है, सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तत्व है वस्तु की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ गुड। तो व्यक्ति के पास वस्तु अधिक मात्रा में है तो सीमांत उपयोगिता कम होगी, जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा यूज करता जाएगा सीमांत उपयोगिता कम होगी, और कम है तो सीमांत उपयोगिता ज्यादा होगी। स्थानापन्न वस्तु, अगर उसके सब्स्टिट्यूट में कोई और वस्तु है तब सीमांत उपयोगिता। तो किसी वस्तु का स्थानापन्न होने की दशा में सीमांत उपयोगिता कम होगी। जैसे चाय के स्थान पर अगर आप कॉफी का यूज कर लें तो जिन वस्तुओं की कोई स्थानापन्न नहीं होती है उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है। व्यक्ति की आय अगर अधिक होने पर सीमांत उपयोगिता कम होगी और व्यक्ति की आय कम होने पर उसी चीज की यूटिलिटी उसको ज्यादा नजर आएगी, ठीक है।
उपयोगिता ह्रास के 3 अपवाद बताइए। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो ये कहती है कि आप जितना ज्यादा वस्तु का उपभोग करेंगे सीमांत उपयोगिता उतनी घटती है, इसके अपवाद भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी घटती है। जैसे दुर्लभ और अप्राप्य वस्तु, जैसे मैं आपको कोई ऐसी चीज दे दूं जो आपको कभी मिले ही नहीं या मिलेगी ही नहीं, तो आप उसका कितना भी इस्तेमाल करें इसकी उपयोगिता कम नहीं होगी आपके लिए, तो वहां वो लागू नहीं होता। तो दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तुओं के संग्रह पर उपयोगिता का ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इन वस्तुओं के उत्तरोत्तर इकाइयों से अधिक उपयोगिता का अनुभव होता है। यह नहीं लगता कि मुझे कम अनुभव हो रहा है और आप सेटिस्फाई होते जाते हैं। मादक पदार्थ के उपभोग, अब देखिए भैया, जिसको 2 पैक रोज लेना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 पैक लेने 3 पैक लेने के बाद कम मजा आने लगा, उसका तो मजा बढ़ता ही जाएगा ना। तो यदि कोई व्यक्ति, अब ऐसा मत करने लगे ना बिल्कुल भी, तो यदि कोई व्यक्ति शराब का उपभोग करता है तो उसे हर एक प्याले में प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़ती है, नशा तो और बढ़ता है, वह एक के बाद एक नए प्याले से शराब पीने की इच्छा रखता है। वस्तु की छोटी इकाइयों पर लागू नहीं होता, ठीक बात है। तो यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां अत्यंत छोटी हो तो लगातार इकाइयों के व्यवहार से उपयोगिता अधिक मिलेगी। जैसे किसी प्यासे को 1 चम्मच पानी दिया जाए तो ऐसी स्थिति में दूसरे और तीसरे चम्मच से प्यासे को प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो उपयोगिता बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगला सवाल है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का महत्व क्या है। तो पहले तो यह मांग के नियम का आधार है। यह नियम बताता है कि मांग वक्र बाएं से दाएं ओर झुका होता है। एक व्यक्ति जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिकाधिक उपयोग करता है वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। उपभोक्ता की बचत में महत्व, यह नियम बताता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को उस बिंदु तक क्रय करता है जहां पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होती है। यह भी क्लियर कट बात होती है। तीसरा, सम सीमांत उपयोगिता के नियम का भी आधार यही है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि चाहता है, अतः इसके लिए सम सीमांत उपयोगिता यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसको आप बोलते हैं, इस नियम की सहायता ली जाती है। किंतु सम सीमांत उपयोगिता नियम स्वयं सीमांत उपयोगिता के ह्रास के नियम पर आधारित है। ये क्या है, सेकंड लॉ है ना गिवन का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के दोष लिखिए। तो एक तो उपयोगिता को मापना कठिन है, जो हम कहते हैं ना कि ज्यादा उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो पहला दोष तो यह है कि आप सीमांत उपयोगिता को कैसे मेजर करेंगे, मापेंगे कैसे। तो आलोचकों के अनुसार सीमांत उपयोगिता का ह्रास के नियम के अंतर्गत उपयोगिता को मापनीय माना गया है, जबकि उपयोगिता मानसिक स्थिति का आभास है, इसको मापना कठिन माना जाता है। फिर व्यक्तिगत विचार और विवेक को अधिक महत्व, सीमांत उपयोगिता ह्रास में व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व दिया गया है, जो उचित नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत विचारों में माना जाता है, जैसे मान लीजिए शराब वाला एग्जांपल था कि वहां हमको मजा बढ़ेगा घटेगा नहीं, और मामलों में मानेंगे कि घटेगा, तो ये एक हाइपोथेटिकल बात हो सकती है। व्यक्ति सदैव विवेक से कार्य नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर विवेकपूर्ण प्राणी माना गया है, पर सदैव विवेक का इस्तेमाल करे ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि वह सामाजिक रीति रिवाज, फैशन, उमंग, इनके बहाव में भी आके काम करता है। उपयोगिता पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं पर निर्भर होती है। तो उपयोगिता वस्तु की मात्रा के अतिरिक्त उसकी पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। यानी जो संबंधित या रिलेटेड गुड्स हैं उनकी भी डिमांड इंपॉर्टेंट है और कीमत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये प्रभावित करेंगी। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको यहाँ स्थिर माना गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्थिर होगी, पर वो स्थिर होती नहीं है, वो भी घटती बढ़ती रहती है। इसलिए आपका जो मापने का तरीका है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं, आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि की मान्यता ही गलत है। उपभोग की अवधि लंबी होने पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो सकती। तो इसलिए जो आप ये लॉ बना रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल दिखाई नहीं पड़ता। यह नियम सूक्ष्मता प्रधान है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम सूक्ष्मता प्रधान है, व्यक्तिगत उपयोगिता का ही अध्ययन होता है, इसलिए आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ऐसा भी क्रिटिसिज्म इस पर होता है। ठीक बात। अब देखते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो सवाल है कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में अंतर। तो अंतर का आधार पहला आशय। सीमांत उपयोगिता क्या है, उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई से जो प्राप्त उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक एडिशनल यूज किया तो उपभोग की जाने वाली कुल समस्त इकाइयों की उपयोगिता का कुल योग उपयोगिता यानी कुल उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता कम या अधिक होना, वस्तु का उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम होती है, वस्तु का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता बढ़ती है। बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। मूल्य निर्धारण में योगदान, सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता। पूर्ण संतुष्टि बिंदु, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है, यानी जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल था, बहुत आराम से डिफरेंस कर सकते हैं। अगला सवाल है मांग वक्र का ढाल नीचे क्यों होता है। तो मांग के नियम लागू होने के 5 कारण निम्नलिखित हैं, इसीलिए इसका नियम, इसका वक्र जो है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब क्या क्या है देख लीजिए।
सीमांत उपयोगिता का हास नियम। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता के हास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता का हास नियम के कारण उपभोक्ता कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग करता है, इसीलिए वो ढाल ऐसे होता है। मूल्य प्रभाव, कीमत इफेक्ट। वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होती है, इसलिए मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे होता है। आय प्रभाव, कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ जाती है, अतः वह कम कीमत पर अधिक मात्रा में वस्तु क्रय करता है। ऊंची कीमत होने पर वास्तविक आय में कमी हो जाती है, इसलिए वह कम मात्रा में वस्तु क्रय करेगा। प्रतिस्थापन प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो वह अन्य वस्तुओं के मुकाबले में सस्ती हो जाती है, इसके कारण उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तु खरीदना पसंद करेगा। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण भी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की विभिन्न प्रयोगों में मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग घट जाती है। तो बहुत सिंपल, ये चार ऐसे कारण थे जिनके कारण मांग का नियम लागू होता है और बाएं से दाएं ओर मांग वक्र जाता है। क्वेश्चन है, मांग के नियम के कोई 5 अपवाद लिखिए। पहला है गिफिन वस्तुएं। ठीक, ऐसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग घटा देगा, मतलब अगर कोई घटिया वस्तु की कीमत भी घटे तो उसकी डिमांड घट जाएगी और उससे जो धनराशि उसके पास बचेगी वो श्रेष्ठ वस्तुओं पर खर्च करेगा। इसे गिफिन का विरोधाभास या अंग्रेजी में कहते हैं गिफिन पैराडॉक्स। ठीक बात, यानी जहां मांग का नियम लागू नहीं होगा। अज्ञानता का प्रभाव, मान लीजिए कोई कुछ जान ही नहीं रहा है तो अज्ञानता के कारण भी वस्तु की मूल्यों में बढ़ोतरी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्यों में कमी होने पर मांग कम हो जाती है। वस्तु की दुर्लभता, अगर मिले ही ना तो यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु के भविष्य में दुर्लभ हो जाने की आशंका है कि आगे मिलेगी ही नहीं तो ज्यादा कीमत पर भी खरीद लेगा, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी कीमत बढ़ने के बाद भी। जैसे खाड़ी युद्ध के बाद तेलों के संदर्भ में ये बात हुआ था, गल्फ वॉर के बाद। रुचि और फैशन में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तुओं के मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जिस वस्तु का फैशन नहीं रहता उसकी कीमत कम होने पर मांग नहीं बढ़ती। अनिवार्यताएं, अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद भी इनकी मांग कम नहीं होती, ऐसी दशा में मांग का नियम लागू नहीं होता। अगला सवाल है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं, पहला स्थानापन्न वस्तुएं। जिन वस्तुओं की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है और जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। व्यय राशि का अनुपात, जिन वस्तुओं पर आय का अधिकांश भाग खर्च किया जाता है उन वस्तुओं की मांग की लोचदार होगी और जिन वस्तुओं पर आय का थोड़ा सा भाग व्यय होगा उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी। बिल्कुल सिंपल एकदम है। वस्तु का स्वभाव, जो वस्तुएं जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। आरामदायक वस्तुओं की लोचदार तथा विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना, जिन वस्तुओं के उपभोग को थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, जबकि उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता, जिनको आप टाल ही नहीं सकते, तो वो बेलोचदार होगी, वो जरूरी चीजें हो जाएंगी। अगर वस्तुओं का बहुत सारा इस्तेमाल हो तो यदि किसी वस्तु को एक से अधिक उपयोग होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है, जैसे बिजली है। अगला सवाल है, मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। तो पहला, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय हमेशा मांग को प्रभावित करेगी सकारात्मक रूप से। अगर आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। मांग को प्रभावित करने वाली प्रमुख बात उपभोक्ता की आय है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, जिसको आप परचेजिंग पावर कहते हैं, और क्रय शक्ति के बढ़ने से और घटने से मांग बढ़ती है और घटती है। धन का वितरण, अगर धन के वितरण का भी भाग मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि धन का वितरण समान है तो मांग बढ़ेगी और कुछ लोगों के पास ही धन है तो ओवरऑल मांग नहीं बढ़ेगी। उपभोक्ता की रुचि, मांग पर उपभोक्ता की रुचि का प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के उपभोग के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ेगी, जिन वस्तुओं का फैशन बढ़ेगा, उसकी मांग बढ़ती रहेगी। भौगोलिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु का। जैसे गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों में गर्म कपड़े, गर्म खाना, इसकी डिमांड ज्यादा होगी, गर्मियों में कम होगी। वस्तुओं का मूल्य, अगर मूल्य ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, कम है वस्तु मूल्य ज्यादा है तो डिमांड घटेगी, कम है तो बढ़ेगी। मांग की कीमत लोच के प्रकार बताइए। पूर्णतः लोचदार मांग, यानी जिसको आप कैसे कहते हैं इन्फिनिटिव चेंज हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। अतः मांग की लोच अनंत होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होगी, कि जरा भी प्राइस न बढ़े तो भी मांग बढ़ जाए। ठीक, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उसकी मांग में 10% या 10% की कमी हो गई या बढ़ गई तो ये इसका गणितीय परिणाम अनंत होगा। अधिक लोचदार मांग,
जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से अधिक है, मान लीजिए कि मूल्य में परिवर्तन 10% है और उसकी डिमांड में परिवर्तन 20% है, तो ये क्या हो जाएगी, ये अधिक लोचदार मांग हो जाएगी। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी आने से मांग में 20% की वृद्धि हो जाए तो इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में मूल्य बढ़े। जैसे 10% चेंज हुआ प्राइस में और डिमांड में भी 10% का चेंज है, जैसे है ना, वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि और वस्तु की मांग में 25% की कमी, तो ये मांग की लोचदार कही जाएगी। आरामदायक आवश्यकता की वस्तु मांग की लोचदार होती है। बेलोचदार मांग, ये अनिवार्य वस्तुओं के जिसमें मतलब कोई प्राइस कर लीजिए उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की पूर्णता बेलोचदार नहीं है, बेलोचदार है केवल। यानी यहां पर जो है अगर मान लीजिए 10% प्राइस का चेंज है तो 5% ही केवल डिमांड का चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वस्तु की मूल्य में 25% वृद्धि होने पर उसकी मांग में केवल 5% कम आई, तो इसकी जो वैल्यू होगी इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी की वो लेस देन 1 होगी, ये एक इकाई से कम होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं, यानी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। अगला प्रश्न है कि गिफिन विरोधाभास क्या है। साधारणतया वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम होने लगती है, इसलिए मांग एवं मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यहां कम वर्ड यूज कर लीजिएगा। ठीक, और मांग वक्र बाएं से दाहिनी ओर की ओर गिरता है, लेकिन कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जब मांग वक्र नीचे की ओर झुकने के बजाय ऊपर हो जाता है, जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफिन विरोधाभास वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। सर रॉबर्ट गिफिन ने निम्न या निकृष्ट वस्तुओं को गिफिन वस्तु की संज्ञा दी। उनका मत है कि एक उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग घटिया किस्म की वस्तु पर व्यय करता है, अतएव उस वस्तु की कीमत में कमी आने पर भी उपभोक्ता श्रेष्ठतम इकाइयों का इस्तेमाल करेगा, उसकी क्रय पर ज्यादा व्यय नहीं करेगा। जैसे गेहूं की तुलना में ज्वार बाजरा एक निम्न वस्तु है, तो एक निर्धन श्रमिक अपनी आय का एक भाग ज्वार बाजरे पर व्यय करता है और बाजरे की कीमत कम होने के बाद भी वो अधिक बाजरा खरीदने की जगह कोशिश करता है कि अच्छी वस्तु खरीदे। इसे ही गिफिन विरोधाभास कहते हैं, जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन पैराडॉक्स इसको कहते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसके बिना आप एग्जाम में जाने की सोच भी नहीं सकते। तो इनको ठीक से रिवाइज करिए। इनमें कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है या यूट्यूब मंच से आप ये सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और ये 100% निःशुल्क हैं। बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी जरूर मैग्नेट ब्रेन्स का फॉलो कर लीजिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।